बचते रहने का भी। अच्छा ये बताओ, 19वीं सदी में जब बंगाली बाबू लोग अपनी पालतू बिल्लियों की शादी में बेशुमार धन बर्बाद कर रहे थे या गुलाब जल में स्नान कर रहे थे, तब तुम किस हालत में थे जनाब? आधी नींद में या ऊँघते हुए? तब मुझे बड़ा मजा आता था। पूरे बदन पर तेल मलकर 4 घोड़ों वाली गाड़ी पर सवार होकर नदी में स्नान करने के लिए निकलने का एक अलग ही ग्लैमर होता है। ये तो मानती हो ना? और जरा सोचो, अगर बाबुओं की वो शोरशेबाजी ना रहती तो तवायफों का नाच देखने का भी चलन नहीं रहता। फिर ना तो उनके पैसों से ढेर सारे स्कूल कॉलेज खुलते और ना ही मेरा सबसे खूबसूरत और जगमगाता त्योहार दुर्गा पूजा अस्तित्व में आता। दुर्गा पूजा नहीं होती? मगर क्यों? अरे शोभा बाजार के बाबू नवकृष्ण देव ने ही तो मदरसे बनाने के लिए ढेर सारे रुपए दिए थे, सड़कें बनवाई थी और पूरे देश भर से गायकों संगीतकारों को बुलवाकर बड़े बड़े संगीत सम्मेलन करवाते थे। और उन्होंने न केवल पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश में भाग लिया, बल्कि अंग्रेजों की जीत की खुशी में एक शानदार दुर्गा पूजा का भी आयोजन किया था। अच्छा? उसी के चलते ही तो हमारे कैलेंडर में दुर्गा पूजा को इतना महत्वपूर्ण स्थान मिला। क्या बात करते हो? दुर्गा पूजा की शुरुआत उसी व्यक्ति ने की जिसने बंगाल को अंग्रेजों के हाथ में सौंपने का षड्यंत्र रचा था। बिल्कुल। शायद बंगाल अंग्रेजों के हाथों कभी ना आता अगर 1756 में सिराजुद्दौला अपनी विशाल सेना लेकर मुझ पर आक्रमण न करता। अगर वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की जमकर धुनाई ना करता तो अंग्रेज इतनी जल्दबाजी में एक नवाब के विरुद्ध जंग में कभी ना उतरते। जंग में तो वे जरूर उतरते, बस उनके प्रॉपर नाम सब बदल जाते। और वैसे भी वो इस मुल्क पर कब्जा किए बिना कहाँ बैठे रहने वाले थे। 24 अगस्त 1690 को मूसलाधार बारिश के बीच कंपनी के एजेंट जॉब चार्नॉक ने जैसे ही अपनी नाव यहाँ बांधी, बस तभी से समय का पहिया घूमा और तुम्हारे इतिहास की शुरुआत हुई। यहाँ मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। एक नहीं 2 पहलुओं से। चाणक्य के पहुंचने के बहुत पहले कवि कंकन मुकुंदराम ने मेरे विषय में लिखा था। उससे भी पहले 1495 में कवि विप्रदास पिपिलाई ने अपना मनसा मंगल काव्य में भी मेरा जिक्र किया था। अच्छा? सावर्ण राय चौधरी के परिवार अंग्रेजों के आने के पहले से ही कलकत्ता में जमींदार थे। भाई वाह। मेरे इतिहास की शुरुआत तो बहुत पहले से हुई थी। और ना ही तुम ये कह सकती हो कि चाणक्य के आगमन के साथ साथ चीजें भी बदतर हो गई। राम मोहन राय ने सतीदाह प्रथा बंद जरूर करवाई थी, लेकिन इतना बड़ा काम क्या वो अकेले कर सकते थे यदि लॉर्ड बेंटिंक उनकी सहायता ना करते? सो तो ठीक। क्या माइकल मधुसूदन दत्त बंगला काव्य का रुख बदल सकते अगर उन पर मिल्टन का प्रभाव ना पड़ता? क्या बंकिम चंद्र बंगला में पहला उपन्यास लिख पाते अगर उन्होंने वॉल्टर स्कॉट ना पढ़ा होता? बिल्कुल सही। क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह का प्रचलन शुरू कर पाते यदि उन्हें अंग्रेजों का सहयोग नहीं मिलता? तुम क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? तुम कैसे भूल गए कि शहीद खुदीराम बोस के पार्थिव शरीर पर फूलों की वर्षा करने के लिए हजारों लोगों ने तुम्हारी सड़कों पर लाइन लगाई थी। तुम्हारे राइटर्स बिल्डिंग के अत्याचारी ब्रिटिश अफसर को गोली मारने के बाद विनय बादल दिनेश ने आत्महत्या की थी। और हाँ, तुम्हारे एक प्रसिद्ध बैरिस्टर चित्तरंजन दास, वही जिनके कपड़े पेरिस से धुलकर आते थे, उन्होंने भी तो अपने सारे यूरोपियन कपड़ों को जलाकर खादी पहनना शुरू कर दिया था।
और जिस व्यक्ति को उन्होंने अलीपुर बम्बाई मामले में बाइज्जत बरी करवाया था वो कोई और नहीं बल्कि पोएट ऑफ पेट्रियोटिज्म अरविंद घोष थे। अरे तुम तो वो शहर हो जहाँ क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का गठन हुआ था। हाँ सो तो है, मगर ये भी तो सच है जिस मॉन्यूमेंट को 1828 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दो युद्ध में जीत हासिल करने की खुशी में कमांडर डेविड ऑक्टरलोनी की याद में बनवाया गया था, 1969 में उसी का नाम बदलकर शहीद मीनार रख दिया गया, जिसे भारत के स्वाधीनता संग्राम में हुए शहीदों को समर्पित किया गया। इसमें नाराज होने की क्या बात है, मैं तो बस सोच रहा था। जिसे कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना। अगर कलकत्ता की सड़कों पर शेर चीते घूमते रहते तो फिर क्या होता? अरे बंगाल का शेर यानी कि बाघ वो तो बहुत प्रसिद्ध है और वो कलकत्ता में ही रहते थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1857 में हुई थी, उसके ठीक 50 साल बाद 1907 में उन्होंने इसकी कमान संभाली और पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका एक नया रूप दे डाला। वो थे सर आशुतोष मुखोपाध्याय। और बब्बर शेर? बब्बर शेर यानी सिंहो, हाँ वो भी है। काली प्रसन्न सिन्हा या काली प्रसन्न सिंहो, जिन्होंने एक ओर महाभारत का अनुवाद किया था तो दूसरी ओर मुझे लेकर हुतुम पेंचा नौकशा भी लिखा था। और गेंडा, उसका क्या? गेंडा तो वो लोग हैं जिनकी मोटी खाल को कलकत्ता के महापुरुषों की शिक्षा भी भेद नहीं कर पाई। उन्होंने राम मोहन राय की निंदा की और विद्यासागर के बारे में व्यंग्य गीत भी लिख डाले और हर गली मोहल्ले में गाते फिरते रहे और वो सब उन्हें बर्दाश्त भी करना पड़ा। वास्तव में यही बातें दर्शाती हैं कि वे सब महापुरुष अपने समय से कितने आगे थे। विवेकानंद को भी तो ये सुनना पड़ा कि वे कोई सन्यासी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ईसाइयों की भूमि का दौरा किया और मांस खाया, जबकि उन्होंने ही शिकागो में अपने असाधारण भाषण से भारत का नाम रोशन किया। उनके गुरु श्री रामकृष्ण को भी तो सुनना पड़ा था कि वे अनपढ़ हैं, जबकि उन्होंने अपने सहज भाव तथा धर्म ज्ञान के प्रकाश से अनगिनत ज्ञानी और विद्वानों को एकत्रित कर लिया था। ये वही महात्मा है जिन्होंने जोतो मौत तोतो पौत का प्रचार किया, यानी कि जितने दृष्टिकोण हैं उतने ही रास्ते हैं। उन्होंने न केवल सर्वधर्म समभाव की बात की बल्कि कलकत्ता के जीवन दर्शन के बारे में भी बताया। रविंद्रनाथ टैगोर को भी कुछ कम नहीं सहना पड़ा। उन्हें तो ये भी कहा गया था कि उनकी सभी लेखनी अस्पष्ट है और उन्होंने बिल्कुल बेतुके उद्देश्यों को लेकर शांति निकेतन की स्थापना की है, परंतु उनको मिले नोबेल पुरस्कार आज भी मेरी गौरव गाथा की पहली पंक्ति है। 1911 में भारत की राजधानी के दर्जे से भले ही मुझे विस्थापित कर दिया गया, लेकिन उसे सिर्फ 2 साल बाद ही मेरे सिर पर एक ऐसा ताज पहनाया गया जिसकी चमक कभी भी कम नहीं होने वाली। नोबेल कमेटी ने घोषणा की रविंद्रनाथ टैगोर को उनके गहरे, संवेदनशील, ताजा और सुंदर कविता के कारण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। बिल्कुल, क्या तुम एक ही शहर से 6 नोबेल पुरस्कार विजेताओं की कल्पना कर सकते हो, और वो भी 5 अलग-अलग क्षेत्रों में। 1902 में रोनाल्ड रॉस को नोबेल प्राइज मिला चिकित्सा विद्या के लिए। 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल मिला सीवी रमन को। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल मिला इकोनॉमिक्स के लिए, और 2019 में अभिजीत विनायक बंदोपाध्याय को वैश्विक स्तर पर गरीबी कम करने की ओर किए गए उनके कार्यों के लिए
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसा नहीं है कि नोबेल मिलना ही सब कुछ है। वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने भले ही नोबेल पुरस्कार ना जीता हो, लेकिन वो मेरे आकाश के एक जगमगाते सितारे हैं। उनकी प्रतिभा पेड़ पौधों में जीवन की खोज से लेकर रेडियो के आविष्कार तक फैली हुई है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय इंग्लैंड की रॉयल केमिकल सोसाइटी द्वारा केमिकल लैंडमार्क पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के मानक वाहक सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर बोसोन कण का नाम रखा गया है। भारत में स्टैटिस्टिक्स चर्चा के जनक योजना आयोग के वास्तुकार प्रशांत चंद्र महालानबिस भी इसी शहर के निवासी थे, जिनका जन्मदिन अब नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। मुझे तुम्हारे गुब्बारे को पंचर करने का बेहद अफसोस है, लेकिन विज्ञान का ये महान केंद्र कभी कभी अवैज्ञानिक संख्याओं का केंद्र भी बन जाता है। 1857 में कलकत्ता में अचानक मृतकों के वापस लौटने की अफवाह फैली। किसी ने कहा इस साल जितने लोगों की मौत हुई है वे सभी लोग काली पूजा की रात को लौट आएंगे। और फिर कुछ लोग बोले नहीं, पिछले 10 सालों में जितने लोगों की मौत हुई है वे सभी 15वीं कार्तिक को वापस लौट आएंगे। पूरे शहर में हलचल मच गई। बहुत से लोग बेचैनी से अपने मृतक परिजनों के लौटने का इंतजार करने लगे। इस पर गाना भी बना लिया गया था, पता है? मर गया था जो आ रहा लौट के, बहता हुआ आ रहा है राना घाट पे, पतली गर्दन उसकी और पेट है फूला सा, पानी पी पी कर बन गया है जली सा। Guilty as charged। 1979 की अफवाह भी कुछ कम नहीं थी कि अमेरिका द्वारा भेजा गया सैटेलाइट स्काईलैब कभी भी टूटकर गिर पड़ेगा। लोगों का बस चलता तो वो आसमान की ओर देखते हुए ही सड़क पर चलते। कोई तो पूरा दिन हेलमेट पहनकर ही घूमते थे। हाँ, स्काईलैब के कुछ टुकड़े गिरे जरूर थे, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया था, पर्थ और उसके आसपास के कुछ अन्य जगहों पर। कलकत्ता से उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी अफवाह या शायद पागलपन था कि गणेश जी ने पीना शुरू कर दिया। 1995 की एक दोपहर को, याद है तुम्हें? चाहे वो मंदिर के गणेश हो, कैलेंडर के गणेश हो या फिर दीवार पर टंगे गणेश हो, सभी गणेश जी ऐसे दूध पी रहे थे जैसे कि मानो उनका जीवन उसी पर निर्भर हो। सभी दूध लेकर सिर के बल भाग रहे थे कि अपने निकटतम गणेश जी को दूध पिलाया जाए। मानो अगर वे इस मिरेकल को देखने से चूक गए तो उनके पुण्य का जो कोटा है ना वो कम हो जाएगा। इसे ही कहते हैं डिरोजियो का फैंटम पंच। तुम उसे जानती हो? तुम्हारे से काफी पहले एक 17 साल का एंग्लो इंडियन लड़का जो हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी का शिक्षक था, जिसने अपने छात्रों से कहा तर्क करो, मान्य करो, अपने तर्क का उपयोग करो, परंपरा को चुनौती दो। और उसके लगभग सभी छात्र, उन्हें शिष्य कहना बेहतर है, जो दूर दूर तक यंग बंगाल के रूप में फैल जाते हैं और जुट जाते हैं समाज को सुधारने की कोशिश में। ये सब भी तो यहीं पर हुआ था ना? मुझे अच्छे से याद है किस प्रकार उन युवाओं ने रूढ़िवादी ब्राह्मणों को झकझोर कर समाज को सुधारने की कोशिश की। 70 के दशक में एक और युवा दल ने हिंसापूर्ण नक्सल आंदोलन के माध्यम से इसी प्रकार सिस्टम पर प्रचंड प्रहार करने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार बम और गोलियों से समाज सुधार की इस प्रक्रिया का प्रशासनिक जवाब भी बहुत जोरदार था, क्योंकि तब तक राजनैतिक परिस्थिति काफी जटिल हो चुकी थी। वो एक भयानक दौर था। रात भर बम के विस्फोटों और पुलिस जीपों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी और सुबह होते ही नजर आती थी गंगा के तट पर बहते हुए न जाने कितने प्रतिभाशाली युवकों की लाशें। गर्म जवान खून के धब्बों से तुम्हारा शरीर उस दिन लाल हो गया था। विचारधारा और परंपरा खो गए थे।